गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्क ऑफ एनर्जी चैप्टर में लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर 1 में लोग देख चुके थे, सिर्फ उसमें हम लोग वर्क डन पढ़े हुए थे अबाउट वर्क। ठीक है, वर्क के बारे में पढ़ चुके थे, हाउ टू फाइंड वर्क 4 तरीका से देख चुके थे, है ना। हम लोग जानते हैं वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा बाई इंटीग्रेशन बाई एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। हम लोग 4 तरीका से वहाँ देख चुके थे और लगभग उसमें 7 न्यूमेरिकल जो था, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल था, वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो है बात करते हैं आगे अबाउट एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं ये है क्या, इट इज़ एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है एनर्जी का, वो जो वर्क डन का होता है वही होता है इसका, ये भी क्या होता है, जूल होता है। इसका भी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, अर्ग। और लोग बात कर चुके हैं 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। ठीक है, और इस ये भी क्या है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है, बोलता है कि द एनर्जी प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल के जरिए जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये 2 प्रकार का होता है, पहला है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी फिर किसे कहते हैं, तो बोलता है एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब इसके बारे में बात कर लेते हैं, जब भी हम लोग बात किए कि भाई मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो बोलता है कि मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो मैकेनिकल मीन्स के जरिए जो आता है। इसका 2 पार्ट है, यानी एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यही 2 चीज़ हम लोग को पढ़ना है डिटेल में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यानी पहला हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो मोशन की वजह से आता है। कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आता है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी बोल सकते हैं एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगा उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mva²। ये फॉर्मूला आता कैसे है उसी को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। हम बोले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये मोशन की वजह से आता है और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mva², है ना। कैसे आता है फॉर्मूला, जब एक काम करते हैं इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक हम ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, और पहले क्या है, ये रेस्ट में है। पहले क्या है, ये रेस्ट में है, यानी इसका u क्या है, 0 है। अब इसमें जो है हम लगा दिए फोर्स। क्या लगा दिए, फोर्स, क्योंकि रेस्ट में तो अपने आप तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो फोर्स लगा दिए और फोर्स क्या कहते हैं, इसको मोशन दे दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हो गया और पहुंच गया यहाँ पे। इसका मास m मान लेते हैं, ब्लॉक का इसके मास m मान लेते हैं, और इस फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सलरेशन आ जाएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना एक्वायर कर लेगा, v वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। समझना ये है कि एक आदमी फोर्स लगाया और डिस्प्लेस कितना कर दिया, मान लेते हैं a से डिस्प्लेस कर दिया, तो आखिर वो आदमी वर्क डन किया कि नहीं किया, वर्क डन किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्क डन कितना किया, तो वर्क डन करता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन बाय मैन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या बाय मैन बोल देते हैं। ये वर्क डन कितना किया, फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो गया s, इतना वर्क डन किया। यही वर्क डन की वजह से इस ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट के पास क्या आ गया, वेलोसिटी आया। तो जो आदमी वर्क डन किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, तो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में।
ठीक है, हमेशा जो है एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन जो है इसके अंदर अब मोशन आ गया ना, फोर्स लगाने की वजह से मोशन में आ गया और ये हो गया काइनेटिक में चेंज हो गया, तो यही वर्क डन चेंज होगा। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कितना है एस। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि भाई इसको पहले ऑब्जेक्ट क्या था, 0 था इनिशियल स्पीड उसका, है ना, और इसका जो है एक्सेलरेशन कितना है, तो ए क्वेश्चन मान लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है, और डिस्प्लेसमेंट के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, भी हो गया। तो इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और यहाँ से हमको एस को हटाना है, तो एस को हटाएंगे, भी कितना है, वी स्क्वायर, यू कितना है 0 इक्वल टू 2as, और एस इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर बाई 2a। इन डिस्प्लेसमेंट को हम हटा देते हैं और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म में हम लिख रहे हैं वर्क डन। तो यहाँ से वर्क हो जाएगा एम ए एस इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर बाई 2a, और यहाँ से ए और ए कट गया और वर्क डन मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो वर्क डन आया, यहाँ जो वर्क डन आया, ये जो वर्क डन हम निकाले क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये जो वर्क डन था पहले फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, और यही वर्क डन बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वर्क डन की वजह से मोशन आया, ये वर्क डन किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो दिस वर्क डन है ना कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर, तो ये फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी। भाई इसको लोग इंटीग्रेशन से भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्क डन होता क्या है, बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड वी नो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट यदि छोटा हो तो वर्क डन भी क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था और उसमें जैसे इसमें क्या करेंगे, वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f इंटू डी एक्स, और हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन इंटू डी एक्स, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। ठीक है, m dv बाई dt इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा, यानी वर्क डन इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एम डी वी बाई डी टी, एम डी वी और डी टी को डी एक्स के साथ लिख देते हैं, ये बन जाएगा वेलोसिटी, यानी एम वी डी वी हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल देंगे, ये v इंटू डी वी हो जाएगा, v के पावर 1 है तो लिख सकते हैं इसको वी स्क्वायर बाई 2। दिस वर्क डन, ये वर्क डन क्या है, इस वर्क डन में मोशन है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग जो है वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो हम लोग देख चुके हैं कि काइनेटिक जो एनर्जी है इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर होता है। क्योंकि ये भी क्या है, एक एनर्जी है, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी है तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जूल हो जाएगा, सारा वही होगा, CGS क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा, सारा कुछ। ठीक है, अब इसके बाद जो है महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। इससे एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है, आता ही है। इसको हम लोग 3 स्टार कर देते हैं, ये हमेशा काम आने वाला है कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और लीनियर मोमेंटम p क्या होता है, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखें कि p स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है, एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। यदि इस दोनों में 2m से डिवाइड कर देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं डिवाइड बाई
डिवाइड बाई 2m ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m और एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। एम से एम कट गया और यहाँ से आ गया पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ से जो है ये जो है क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? इसको छोटा कर देते हैं और उधर भेज देते हैं। क्या क्लियर हो गया कि पी स्क्वायर इज इक्वल डिवाइड बाई 2m इज इक्वल टू मिल गया है काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में है ये रिलेशन। और मोमेंटम इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और ये पी स्क्वायर है तो मोमेंटम हो जाएगा रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज फॉर्मूला एंड रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। इससे क्वेश्चन पक्का आने वाला है, बिल्कुल सबको याद रहना चाहिए ये वाला रिलेशन। ठीक है, देखते हैं आगे न्यूमेरिकल होगा तो सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल आ चुका है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो भी है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक बॉडी है जिसका मास कितना है 4 किलोग्राम, इनिशियली क्या है रेस्ट में है, इस सब्जेक्टेड फोर्स 16 न्यूटन फोर्स लगाया गया उसके ऊपर और बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना एक्वायर कर लिया 10 सेकेंड में। ठीक है, तो पहले कि इसके पास जो है मास जो है दे रखा है 4 किलोग्राम, है ना, 4 किलोग्राम दे रखा है 4 किलोग्राम और फोर्स इस पर कितना लगाया गया है 16 न्यूटन। यहाँ से तो पहले एक्शन ही निकाल लेते हैं, फोर्स बाई मास होता है यानी 16/4 इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी और क्या गिवन है? गिवन ये है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट में है, इसमें एक्सीलरेशन कितना लग रहा है तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है और पूछ रहा है कि 10 सेकेंड के बाद इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। एक्चुअली पूछ रहा है कि 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा और वेलोसिटी अगर आ गया तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे भी निकाल लेंगे। यानी भी पूछ रहा है ना, भी पूछ रहा है कितना टाइम के बाद 10 सेकेंड के बाद। तो कितना आसान है भी निकालना, u प्लस AT, u है 0, a है 4, टाइम है 10, यानी वेलोसिटी हो जाता है 40 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी जब आ गया है तो काइनेटिक एनर्जी निकालने में ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर। हाफ मास कितना है 4 किलोग्राम, वेलोसिटी कितना है 40 और 40 का होल स्क्वायर 1600, यानी इसको सोल्व करेंगे तो 3200 जूल आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना कि मोमेंटम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन के इसलिए चूज किए हैं कि जस्ट हम लोग जो है अभी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन देखें हैं। ये क्वेश्चन जो है IIT जो है 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि किसी बॉडी का मोमेंटम जो है 20% इंक्रीज कर दिया गया तो बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना है p। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 20%, यानी इसको लिख सकते हैं 1.2 p। 1.2 बताना चाह रहा है कि 20% इंक्रीज हो गया, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p। कोई इसको समझ में नहीं पा रहा होगा तो इसको मैं एक्चुअली लिखे कैसे, p फाइनल, इनिशियल पहले p था अब कितना इंक्रीज हो गया 20%। अब इसको सोल्व करके लिखेंगे तो 1.2 p तो ऐसे भी आ जाना है। ठीक है, तो ये ऐसे बचपना है, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, तो देखिए इनिशियल मोमेंटम p है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लेते हैं कितना है p स्क्वायर बाई 2m, है ना। हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर बाई 2m। तो मान लेते हैं जब मोमेंटम शुरुआत में कितना p था
तो काइनेटिक कितना होगा p²/2m। अब जो है पोटेंशियल लीनियर मोमेंटम कितना बढ़ गया 20% यानी 1.2 p हो गया। तो भाई काइनेटिक फाइनल कितना हो गया होगा, तो ये हो जाएगा p फाइनल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, और p फाइनल का वैल्यू पुट कर दिया जाए, है ना, पुट कर दिया जाए, इसको इधर पुट करते हैं, यानी 1.2 p का होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया ना, डिवाइड बाई 2m, और इसको सोल्व करेंगे यानी के फाइनल कितना हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर 12×144 p²/2m, और p²/2m कितना है, के इनिशियल के बराबर है, तो के फाइनल कितना हो गया 1.44 के इनिशियल। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 1.44 है यानी 44% इंक्रीज किया है, आंसर हो गया सी। 1.2 बोल रहे हैं इसमें तो क्या ना 20% इंक्रीज हो गया, यहाँ क्या है 1.44 है यानी 44% इंक्रीज हो गया। फिर भी इसको समझना है कि कैसे आ गया है, तो चलो भाई बात मान लेते हैं और इसको जो है एक तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो डायरेक्ट जो है देखना है तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी देख सकते थे। इसको उधर शिफ्ट कर दिया जाए। अब इसको जो है हम देख रहे हैं, यानी बोल दिया हमको देखना है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100 से परसेंटेज निकल जाता है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, तो 1.44 के इनिशियल कितना है, के इनिशियल है डिवाइड बाई के इनिशियल इंटू 100। अब यहाँ से के इनिशियल को कॉमन निकालेंगे तो 1.44 माइनस 1 बचेगा डिवाइड बाई के इनिशियल इंटू 100, ये तो कट गया। और यहाँ से देखा जाए तो 1.44 में 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 44, है ना, 44 बचेगा यहाँ पे 0.44 इंटू 100, और यहाँ से आ जाएगा 44%। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रखा है, इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन ये है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट विल बिकम, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है 60 डिग्री है। मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u है, और क्या दे रखा है कि इसका जो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी कितना है E है ना, कितना है E है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी बोल सकते हैं कि ½ m इंटू u² कितना दे रखा है, E दे रखा है। तो बताना है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा यानी यहाँ पे होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो हम लोग हाईएस्ट पॉइंट के बारे में एक चीज़ जानते हैं कि जब E का 2 कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो ये आता है u cos थीटा, u cos 60 डिग्री, इधर आता है u sin 60 डिग्री। और हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है इन द एंटायर मोशन। तो यहाँ भी स्पीड क्या हो जाएगा u cos 60 डिग्री। वर्टिकल कितना हो जाएगा, वर्टिकल तो 0 हो जाता है, बट ये मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी होता है और वो इतना होता है। अगर इतना होता है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ½ इंटू m इंटू u² cos स्क्वायर 60 डिग्री। और इतना का वैल्यू कितना है, इतना का वैल्यू तो E है, यानी इसको हम लिख सकते हैं E और cos 61/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया E/4। वेरी इजी क्वेश्चन, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा E/4। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी हो चुका है और हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो बोलता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड, है ना, इन ए बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन ए फील्ड ऑफ फोर्स और इट्स कॉन्फिगरेशन। बोलता है जिससे हम देखें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन की वजह से जो एनर्जी आता है काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है उससे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो इसको पढ़ना है, जो पृथ्वी के सतह से इसके हाइट के वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका एग्जांपल हो जाएगा इलास्टिक में जैसे हो गया स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर जो है कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये दो चीज़ जो है पढ़ना है हम लोग को। तो ये क्या होता है, स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग एग्जांपल लेते हैं, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस और इसको एक्सटेंड करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है स्प्रिंग के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्लास 12th को पढ़ना है, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ समझना है ये ड्यू टू, इसका मतलब क्या समझना है, ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी जरूरत नहीं है, अभी पढ़ना है ग्रेविटेशनल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए हम लोग चलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, यही पढ़ना है हम लोग को। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो बोलता है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। बोल रहा है कि पृथ्वी के सरफेस से उसके हाइट के वजह से एक ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, इसको पकड़ के ऊपर उठा दें तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुआ उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको छोड़ेंगे तो वापस ये काइनेटिक में चेंज हो जाएगा। यानी हाइट की वजह से, पृथ्वी के सरफेस के हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगा उससे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mgh। ये कैसे आता है इसको हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक मान के चलते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m। अब इसको हमको जो है ऊपर लिफ्ट करना है, ऊपर उठा के, है ना। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट, यहाँ तक लेकर आना चाहते हैं। यहाँ तक इसका जो हाइट है मान लेते हैं कितना है, h है। अब इसको हम लोग ऊपर लिफ्ट करना चाहते हैं तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और लिफ्ट करने के लिए कम से कम इसका जो अपना वेट है उसके बराबर या उससे ज़्यादा चाहिए, है ना। यानी इसको फोर्स लगा रहे हैं और इसको या तो यहाँ पर सीधे यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट करके लेके जाए, यहाँ पर इसको पहुँचा दे हमको, या हो सकता है कि इसको ऐसे 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 घुमा के यहाँ पहुँचा दे। कैसे भी इसको यहाँ से यहाँ तक h हाइट तक पहुँचाना है। तो वर्क डन टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू हाइट h, यानी इसको यहाँ से हाइट h तक ऑब्जेक्ट को उठाने में, डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, तो कम से कम जो फोर्स चाहिए उसको लिफ्ट करने के लिए mg के बराबर चाहिए। ये लोग लिख लेते हैं mg, या इसको फॉर्मूला लेते हैं, क्या होता है वर्क डन fs cos थीटा, है ना। कितना हाइट तक लेके जाना है इसको, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको ऐसे लेके जाएं या ऐसे घुमा फिरा के लेके जाएं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ से इनिशियल और फाइनल के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस, वो कितना है, h है। और एंगल क्या है, cos 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन 0 डिग्री। cos 0 1 होता है और वर्क डन कितना हो गया, mgh। और ये जो ऊपर सतह से ऊपर लिफ्ट करने में जो वर्क डन किया, यही वर्क डन क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। अब इसको वापस से छोड़ेंगे तो काइनेटिक में चेंज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन अ बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला देख चुके हैं, क्या होता है, mgh। यानी पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला क्या देख लिए, mgh। यानी इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यू से दिखा देते हैं और फॉर्मूला क्या हो गया, mgh। ठीक है, चूंकि ये भी क्या है, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एक एनर्जी है, तो इसका भी SI यूनिट क्या होगा, जूल होगा।
ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका भी CGS क्या होगा, अर्ग होगा। इसका भी डायमेंशन क्या होगा, ml² T-2, यानी वर्क डन हो, एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी होगा, सबका SI यूनिट, डायमेंशन, ये स्केलर है, सब क्या होगा, सेम होगा। इसका यूनिट क्या हो गया, जूल, डायमेंशन क्या होगा, ml² T-2, और ये क्या है, स्केलर है। हाँ, सब कुछ का एक एनर्जी ही तो है। इसके बाद आता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, किसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, तो बोलता है कि ऐसा फोर्स जिसके वजह से वर्क डन किसी पाथ पर डिपेंड ना करे। डिपेंड किस पे करे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या लिखा हुआ है, ए फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ the work done by the force in displacing a particle from one point to another is independent of path followed by the particle and depends only on the end points is called conservative force। क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं एक A पॉइंट है, यहाँ से B पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है, लेके जाना है। इसका रास्ता या तो सीधे ऐसा हो सकता है, या रास्ता ऐसे घुमा के ऐसा हो सकता है, या इसको इधर से घुमा के ऐसे हो सकता है, यानी A से B पहुँचाना है। तो तीन रास्ता से पहुंचाया गया है, तीनों रास्ता में वर्क डन क्या है, W1, W2, W3, ठीक है। तो बोलता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, यानी तीनों वर्क डन का देखा जाए तो इनिशियल सेम है और फाइनल भी सेम है, तो वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर सेम वर्क डन है तो ये फोर्स क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। जैसे एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम बताए थे कि यदि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से मान के चलते हैं, यहाँ से, जैसे समझने के लिए मान लेते हैं ये ग्राउंड है, यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है। हमको यहाँ से, ये A पोजीशन है, यहाँ से हमको B तक लेके जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से या तो इसको ऐसे लेके चल जाइए, या सीधे लेके चले जाइए, या इसको ऐसे ऐसे घुमा के लेके चल जाइए। इसको यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करने में जो है, जो एनर्जी आएगा वर्क डन, वो एक ही आएगा, वो होगा mgh। कि यहाँ से इसका जो है हाइट कितना है, h है, वो रास्ता पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप अल्टीमेट जो क्या है, इसको हाइट h पे ही लेके गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, ठीक है। तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, सिर्फ एंड पॉइंट में डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ग्रेविटेशनल, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो कहता है कि ये ऐसा फोर्स जिसके वजह से वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता हो, है ना, पाथ पर डिपेंड करता हो। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, if the amount of work done in moving an object against a force from one point to another depends on the path, किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पे along the body moves, then such a force is called non conservative force, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करता हो, पाथ पे डिपेंड करता हो। अब हम बोल सकते हैं यदि एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, A से B तक ऑब्जेक्ट ले जाने का रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता क्या है, ये है। अगर तीनों में वर्क डन अगर अलग अलग है, तो जो फोर्स यूज हो रहा है यहाँ पे वो नॉन कंजर्वेटिव है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स या फिर विस्कस फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है, ये पाथ डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। फ्रिक्शन फोर्स, एक रास्ता चिकना है, एक रास्ता रफ है, ज़्यादा रफ है,
ज़्यादा डिस्टेंस है तो वर्क डन क्या होगा, अलग अलग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। एक में कम डिस्टेंस है, ऐसे घुमा रहे हैं तो वर्क डन भी, ये जो वर्क डन है फ्रिक्शन द्वारा वो क्या करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्शन क्या हो रहा है, पाथ डिपेंड कर रहा है, इसलिए अलग अलग पाथ होने की वजह से वर्क डन अलग है। यदि वर्क डन अलग है तो ऐसा फोर्स क्या कहलाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, थ्योरी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन चलते हैं। इसके पहले क्वेश्चन देखे थे कि मोमेंटम को इंक्रीज कराए थे तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कराए हैं तो कितना जो है लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाई 3%, काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा दिया गया, 300%, तो लीनियर मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना था, के काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो गया, तो 300% बढ़ा दिया गया तो 4K हो गया। डायरेक्ट 4K लिख सकते थे या ऐसे लिख दीजिए, इनिशियली K था और K में कितना बढ़ा दिया गया, 300%, तो 3K प्लस K कितना हो जाएगा, 4K, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी इनिशियली था तो लीनियर मोमेंटम यानी इनिशियल कितना होगा, तो ये होता है √2m K। हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। तो P इनिशियल क्या होगा, 2m इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K, और P फाइनल कितना हो जाएगा, तो P फाइनल जो हो जाएगा 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया फाइनली, 4K, तो यहाँ हो जाएगा 4K। 4 को बाहर निकाल दिया जाए तो 2 हो जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा 2mK, और 2mK कितना है, P इनिशियल के बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि P फाइनल कितना हो गया, 2 इंटू P इनिशियल, यानी फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम के 2 गुना हो गया। तो कितना चेंज हो गया, 100% चेंज हो गया, है ना। कितना चेंज हो गया, तो 100%। कैसे और समझना है कि भाई कैसे 100%, हम तो बोल दिए कि 2 गुना हो गया पहले से, तो 100% कैसे चेंज हो गया, तो बच्चा वाला तरीका से बता देते हैं, या तो डायरेक्ट समझना था कि 100% इंक्रीज हो गया, है ना। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 100%, 100% इंक्रीज हो गया। कैसे दिखाए, तो ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो क्या करते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाई P इनिशियल इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे निकाला जाता है। P फाइनल कितना है 2P, P इनिशियल कितना है P, ठीक है ना। P फाइनल कितना है 2P इनिशियल 2P, और P इनिशियल कितना है P, है ना। या फिर ऐसे लिख देते हैं, P फाइनल कितना है 2 इंटू P इनिशियल, और इनिशियल कितना है P इनिशियल डिवाइड बाई P इनिशियल इंटू 100, दोनों में घटेगा तो P इनिशियल बाई P इनिशियल इंटू 100, ये कट गया, यहाँ से मिलता है, क्या मिलता है यहाँ से 100%, यानी काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ता है तो मोमेंटम 100% बढ़ेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन रह गया है, 2 क्वेश्चन रह गया है भाई लोग, बहुत मेहनत किया जा रहा है। क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 2 बॉडी ऑफ मासेस 1 ग्राम एंड 16 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ लीनियर मोमेंटा, तो मोमेंटम का रेशियो कितना होगा। मान लेते हैं पहले P इनिशियल है ना, और P फाइनल, P1 P/2 का दोनों का रेशियो चाहिए ना, तो P1 कितना हो जाएगा, है ना। 2 बॉडी है, एक का मास m1 मान लेते हैं, m1 दे रखा है 1 ग्राम, दूसरे का मास क्या है m2 है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा P इनिशियल √2m1 इंटू काइनेटिक एनर्जी के, और इसका P2 कितना हो जाएगा, ये P1 है, P2 कितना हो जाएगा 2m2 इंटू काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी P1 बाई P2 कितना हो जाएगा, P1 कितना है 2, मास है m1, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो क्या डाल दिए 2m2, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है डाल दिए, K से K कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये हो जाएगा √m1 बाई m2। m1 कितना है 1 ग्राम, ये है 16 ग्राम, ये हो जाएगा 1:4। इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है
कि एक स्टोन है ड्रॉप फ्रॉम हाइट h हाइट से ड्रॉप करता है, इट हिट्स द ग्राउंड विथ सर्टेन मोमेंटम p, कितना मोमेंटम हिट किया p से। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, देन मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय कितना परसेंट कर लिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है जब मान लेते हैं कि ग्राउंड से है ना कितना हाइट से ड्रॉप किया, h हाइट से इसको जब ड्रॉप कर रहा है ऑब्जेक्ट को यहाँ से, तो u 0 होगा जब ड्रॉप करेगा। तो बोल रहा है कि यहाँ पर जो इसका मोमेंटम कितना होगा, तो बोल रहा है कि p है, मोमेंटम कितना है p है, मान लीजिए वेलोसिटी कितना है v, तो वेलोसिटी यहाँ पर v कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आता है √2g, हाइट कितना है h, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा मास m इंटू वेलोसिटी, v कितना है 2gh, ये मोमेंटम है। ठीक है, p की वैल्यू कितना है, इतना है। जब इसका हाइट दोगुना कर दिया गया है ना, दुगना कर दिया गया, यानी इसका हाइट कितना कर दिया गया 2h, और यहाँ से ड्रॉप कर रहा है u = 0, तो इसका यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा √2g और h कितना है इंटू 2h, यानी √2 तो बाहर निकाल देते हैं और ये हो जाएगा √2gh। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम इसको p डैश मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा m इंटू √2 इंटू √2gh, √2 को बाहर निकाल देते हैं, m इंटू √2gh, इतना क्या है, इतना वैल्यू क्या है, इनिशियल के बराबर है, p इनिशियल, इसको p फाइनल बोल देते हैं। ये क्या p फाइनल और ये क्या है p इनिशियल, जो p के बराबर है, यानी p फाइनल क्या है √2 टाइम्स p इनिशियल, यानी लिख सकते हैं ये क्या है 1.414 p इनिशियल। तो कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, 41%। 1.41 बताना चाह रहे हैं कि 41% इंक्रीज कर गया, फिर भी भरोसा नहीं है तो इसको सॉल्व बता देते हैं बच्चा वाला तरीका से, कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज कितना चेंज हुआ, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइड बाई p इनिशियल इंटू 100। p फाइनल कितना हो गया √2 p इनिशियल डिवाइड बाई p इनिशियल इंटू 100, यहाँ से आ जाएगा 1.414 माइनस p इनिशियल को कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचेगा 1 डिवाइड बाई p इनिशियल इंटू 100, ये कट गया, यहाँ बचेगा 0.41 इंटू 100, ये हो जाएगा 41%। इतना नहीं करना है, डायरेक्ट देख लेना है कि p फाइनल कितना हो गया है 1.41, तो 1 मतलब 100% और उसमें ऐड हो गया कितना 41 ऐड हो गया, मतलब 41% इंक्रीज हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मारना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।